आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ये आप देख रहे हो, ये इंटरफेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा इंटरफेस है। अभी ये बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है। यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर आई थिंक शेयर का बटन आ रहा है, तो एक कोलैबोरेशन भी है। कोलैबोरेशन समझते हो, यानी हम दोनों एक ही उस पर काम कर रहे हैं, आपने चेंज किया तो मुझे भी नज़र आ रहा होता है, कोलैबोरेशन होती है वो। और बहुत कुछ हो रहा है, कितनी आपकी ये यूआई चल रही है, यहाँ 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 ये सारा कुछ। और मेरा ख्याल है ये बनी भी रिएक्ट में हुई है, आई थिंक सेंट्री में है या यहाँ पे नहीं आ रहा। तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ना वो रिएक्ट पे बनी हुई हैं। रिएक्ट की ज़रूरत इस तरह पड़ी कि जब कॉम्प्लिकेटेड यूआई थे ना, कॉम्प्लिकेटेड यूआई, ये इस तरह के यूआई और बड़े बड़े यूआई हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे कि आप अगर फेसबुक ओपन करते हो, आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें आ रही है। आपने एक जगह पे कमेंट किया, या बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ESPN क्रिक इन्फो वेबसाइट का पता है, ESPN क्रिक इन्फो, यानी यहाँ पे लाइव आपको मैचेस की अपडेट्स आ रही होती हैं, क्रिकेट की है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइव कोई भी नहीं चल रहा, तो एक तो नेट को पता नहीं क्या मसला है। तो यहाँ पे आपके पास ना लाइव अपडेट्स आ रही होती हैं। ये मेरा ख्याल है ये एक मैच है लेकिन पुराना है, लाइव नहीं है। लाइव आई थिंक कोई भी नहीं चल रहा इस टाइम पे। तो लाइव मैच अगर चल रहा होता है तो आपको यहाँ पे बॉल बाय बॉल अपडेट आ रही होती है। एक बॉल होती है, उस पर फर्ज करो चौका लगता है। अब वो जो चौका लगता है उसकी अपडेट कितनी जगह पे हो रही होती है, टोटल स्कोर चेंज हो रहा होता है, उस प्लेयर का स्कोर बढ़ रहा होता है, बॉल कम हो रही होती है और एक जगह पे ज़्यादा हो रही होती है, एक जगह पे कम हो रही होती है, इतनी बॉलों पे इतने स्कोर रह गए, ठीक है। ओवर चेंज हो रहा होता है, ओवर की बॉल चेंज हो रही होती है, टोटल स्कोर चेंज हो रहा होता है, प्लेयर का स्कोर बढ़ रहा होता है, 4 लगा या छक्का लगा तो वो जो नंबर होता है, कितने छक्के लगे इतने चौका लगा, वो भी अपडेट हो रहा होता है। कितनी सारी चीज़ें एक चेंज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड यूआई जो है वो सिंपल जावास्क्रिप्ट से नहीं बन सकती। अगर बनाने बैठ जाएं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। एक चेंज के ऊपर बहुत सारी चेंजेस हो रही थी। यहाँ पे लाइव नहीं है तो हम देख लेंगे कल या आज किसी टाइम पे 2 बजे आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे लाइव स्कोर चल रहा होता है, उसमें बहुत कुछ चेंजेस हो रही होती हैं। तो ये इस तरह की जो यूआई होती है वो नॉर्मली हैंडल नहीं होती। ये लाइब्रेरीज जो आ गई हैं इन्होंने इस चीज़ को बहुत इजी कर दिया। ये मेरे ख्याल है रिएक्ट में बनी हुई है, हाँ ये रिएक्ट में बनी हुई है। ये देखो, ये रिएक्ट जेएस में और नेक्स्ट जेएस में बनी हुई। नेक्स्ट जेएस बेसिकली रिएक्ट जेएस का एक एडवांस वर्जन है, फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं जब हम बनाएंगे, चीज़ें करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हम करेंगे, ये ज़रा एडवांस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड यूआई बनाना नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं था। तब जो है ना इस तरह की लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और भी बहुत सारी आ गई, सॉलिड जेएस, बहुत सारी आ गई हैं जो क्या करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, वो कंपोनेंट बेस के ऊपर काम करती हैं। वो कहती हैं, लाइब्रेरीज का कंसेप्ट ये होता है, वो कहता है कि ये जो स्कोर लिखा हुआ है या टाइम लिखा हुआ है, ये जो एरिया है या ये एक ब्लॉक है, ये स्कोर का ब्लॉक है, ये नीचे आ रहा है मैच स्टार्ट इन 4 आवर्स, ये हो गया, ये हो गया, इन सारों को वो कहते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यानी एक मेन कंपोनेंट, यानी यहां पे लेके चलते हैं। कंसेप्ट ये है, वो कहते हैं कि भाई कि ये सारा ना एक अलग-अलग है, यानी एक मेन कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक हो गया, और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स बने हैं। जैसे कि एक ये कंपोनेंट होगा, ठीक है, और ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, ये अलग, इस तरह से ये अलग से एक कंपोनेंट है। अब ये सारे कंपोनेंट जो है ना इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं,
इंडिविजुअल अलग-अलग, इनकी अपनी पेज है, इनका अपना फंक्शन है, इनकी अपनी HTML है, लेकिन आपस में लिंक भी हैं। लिंक कैसे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें मज़ीद अगर हम खोलें किसी मैच को, पुराने मैच को, ये हो गया ना, इसको खोलते हैं। ये इसको उठाते हैं, इस चीज़ को उठाते हैं, इस चीज़ को उठाते हैं। ये समझ आ गई आपको तो रेक्ट समझ आ जाएगी। ये कंसेप्ट समझने में, इसके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने मुश्किल हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से, ये एक मेन कंपोनेंट है फ़र्ज़ करो, इसके अंदर फिर 2 कंपोनेंट बना दिए। ये एक कंपोनेंट है, इसके अंदर फिर एक कंपोनेंट ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। और ये एक अलग से, इनमें भी हो सकता है कंपोनेंट अलग-अलग हो, ठीक। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट, अब ये जो डाटा है 163 पे 6 आउट, और ये भी 163 पे 6 आउट, सेम है डाटा। और ये जो प्लेयर्स का जो स्कोर आ रहा है ये भी डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी ना किसी पे। और ये बॉल्स रिमेनिंग, ये भी डिपेंडेंट है। अब ये वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हर एक जो एलिमेंट है ना, जो चेंज हो सकता है उसको एक अलग कंपोनेंट बना लो, बल्कि हर एलिमेंट को वो कहते हैं कंपोनेंट बनाओ। अच्छा, कंपोनेंट बनाने के बाद वो कहते हैं आपस में लिंक भी हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। तो फर्ज कर लेते हैं, वो कहते हैं एक कंपोनेंट है ये वाला, इसका चाइल्ड है ये वाला। अब जब इसमें चेंज होगा ना, 163 से 64 होगा, ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। या ये पेरेंट होगा, ये चाइल्ड होगा, ये चाइल्ड होगा, ये पेरेंट होगा। या जो एडवांस वर्जन अब है उसमें क्या होता है, ये अलहदा से पड़ी होती हैं चीज़ें। यानी स्कोर जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है 163 पे 6 आउट। अब क्या करेंगे, ये कहेंगे अच्छा छोड़ो इसे, आप भी यहाँ से डाटा ले लो, मैं भी यहाँ से डाटा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 164 होगा तो दोनों को पता लग जाएगा, ये भी 64 कर देगा, ये भी 64 कर देगा। अब ये इधर से डाटा इसने भी लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया, जहाँ पे भी एक जगह चेंज होगा हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी कहते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करना। आप एक चैनल देखते हैं, यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, वो कहते हैं ना कि सब्सक्राइब क्यों, कि जैसे कोई वीडियो आए सबके पास चली जाए, ठीक है ना। तो ये सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट एडवांस लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह के एडवांस कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए, यूआई हैंडल करने के लिए रेक्ट जैसी लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने फिर इस कंसेप्ट को, ये अगर जावास्क्रिप्ट से हम करते हैं, ये भी छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ रेक्ट की, अभी बहुत कुछ है इसमें। तो इन तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेक्ट जैसी लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो रेक्ट में आपको इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी, इस तरह की लाइब्रेरीज की। आगे चलते हैं। रेक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेसेस यूआई, ये जो हम देख रहे हैं यूजर इंटरफेस है, डेवलप बाय कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो कंपोनेंट बेस्ड है। जो एंगुलर है, गूगल की एक बनाई हुई लाइब्रेरी है एंगुलर, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो आर्किटेक्चर है ना, वो सर्विस बेस्ड है मोस्टली। यूआई आर बिल्ट यूजिंग अ रीयूजेबल पीसेस। रीयूजेबल कैसे, एक कंपोनेंट बना लिया उसने, किधर गया, एक स्कोर कार्ड का कंपोनेंट बना लिया, वो यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, या कहीं और लगा हुआ वहाँ पे भी लगा दिया। वो लिंक है इस स्कोर से, ये चेंज होगा, जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है हर जगह अपडेट हो जाएगा, और खुद ब खुद। इसके बाद डेक्लेरेटिव है, यू डिस्क्राइब व्हाट द यूआई शुड लाइक, रिएक्ट अपडेट इट ऑटोमेटिकली। यानी आपने ये नहीं कहना, हम जावास्क्रिप्ट में कैसे चेंज करते थे, हमने अगर इस 163 को 164 करना है, हम क्या करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, फिर हम कहते थे इनर HTML इज इक्वल टू 164, ऐसे करते थे ना। वो कहते हैं ऐसा नहीं करना, आपने HTML के एलिमेंट को चेंज नहीं करना, आपने जस्ट इस डाटा को चेंज करना है।
यूआई मैं खुद चेंज कर दूंगा। जो यूआई की अपडेट है ना, कंपोनेंट की HTML हेडिंग को जो चेंज करना है वो खुद करेगी रिएक्ट। हमने जैसे इस डाटा को चेंज कर देना है। ये स्टेट्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक स्टेट, एक हालत है। ये इस टाइम 163 है तो एक हालत है। इस स्टेट के ऊपर सारे इसने अपने आप को वर्किंग कर रही है। जैसे ही इसकी स्टेट चेंज हुई, अब हम वर्ड यूज करेंगे स्टेट का। 163 से 164 हुई तो इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो जैसे ही स्टेट चेंज होती है तो ये जो कंपोनेंट होते हैं इनको पता लग जाता है कि भाई ये स्टेट चेंज हो गई है, हमने भी अपने आप को अपडेट कर लेना है, नई चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। तो खुद ब खुद इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी भी कंपोनेंट को। हम जस्ट डाटा को चेंज करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे, सारे जो है अपने आप चेंज हो जाएंगे। इसके बाद की फीचर्स कंपोनेंट बेस्ड होती है। वर्चुअल डॉम होता है, इसमें रियल डॉम नहीं होता, वर्चुअल डॉम होता है। आगे चल के देखेंगे। यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, सिम्त। ये जो सड़क होती है ये कौन सी, ये जो सामने सड़क है, ये यूनिडायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल है? बाई डायरेक्शनल है, मतलब आती भी है जाती भी है, यानी आना जाना दो साइड, एक साइड ये जाने वाली एक आने वाली। तो बाय दो, यूनि का मतलब है एक, वन डायरेक्शनल होता है। इसमें डाटा का जो फ्लो होता है वन डायरेक्शनल होता है। यानी वन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, ये डाटा चेंज होगा तो ये इधर जाएगा, ये चेंज करके इसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, डाटा पेरेंट टू चाइल्ड चलेगा, वन डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा डाटा पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाएगा। चाइल्ड अगर पेरेंट का डाटा चेंज करना चाह रहा है तो उसका एक तरीका और होता है, लेकिन जो कंसेप्ट है ना वो यही होगा, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डाटा जाएगा, यूनि डायरेक्शन, सिर्फ वन डायरेक्शन में डाटा फ्लो होगा। रिच इकोसिस्टम, बहुत सारी इसकी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। फास्ट है, एफिशिएंट है, रीयूजेबल कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, यूज फॉर एसपी एंड कम्प्लेक्स यूआईज। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, एक पेज की, तो हम इसको देखेंगे। इसके बाद ये वर्चुअल डॉम और ये जो कंसेप्ट है ये ऐसा ऐसा आपको समझ आएंगे। इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है हमने। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है, एक रन टाइम चाहिए होता है जिसे हम नोड कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकते हो। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से करना है, आपने जाना है वेबसाइट Node.js डाउनलोड, गूगल पे सर्च कर लो तो ये nodejs.org के नाम से वेबसाइट है ऑफिशियल। यहाँ से आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है Node.js। ठीक है, इसको आपने मतलब कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल करना है तो विंडोज़ बेस आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इस टाइम पे, आई थिंक अब इन्होंने इसका आई थिंक चेंज भी कर दिया, 22.18 कर दिए, लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है। गेट Node.js नहीं है, जी सबर, एक मिनट मुझे ज़रा, यहाँ से आपका x64 होगा और यहाँ पे मुझे वो क्यों नहीं दिखा रहा, इन्होंने वेबसाइट ना चेंज कर दी है। अच्छा, तो आपने यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो नेक्स्ट ये ऑनलाइन इंस्टॉल होगा, आई थिंक नेक्स्ट बैक पे था ये, नेक्स्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल, इसको रहने दो, चॉकलेटी इंस्टॉल नहीं करना, नेक्स्ट और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी इंस्टॉल ठीक हो गया, नहीं हुआ तो आपको कैसे पता लगेगा, आपने यहाँ पे आना है, CMD ओपन करना है, कमांड लाइन, इसके साथ हम बड़ा काम कर रहे होंगे, कमांड लाइन। तो ये इंस्टॉल हो गया, फिनिश। ठीक है, तो आपने CMD ओपन करना है, दोबारा कर रहा हूँ। अब
इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे आपने लिखना है नोड डैश डैश वर्जन, या आई थिंक वी है, नोड डैश डैश वर्जन भी चलना चाहिए 22.18, ठीक है, या ऐसे चेक कर लो, या नोड डैश वी ऐसे भी चेक हो जाएगा, जो आपके नोट्स में यहाँ पे सिंगल के साथ लगा हुआ है। तो ये अगर आपको वर्जन दिखा रहा है 22.18 है, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, तो आपके पास नोड प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नोड को चेक कर, अच्छा एक और चीज़ भी होती है इसके अंदर, CMD को ओपन करोगे आप और npm-v इसका भी वर्जन देख लेना है 10.9, ये नोड के साथ इंस्टॉल होता है। दो चीज़ें अहम है, नोड और npm। इसके बाद आपने अपना जो भी जहाँ पे भी आपने इंस्टॉलेशन करनी है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ ऐप्स के नाम से, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कमांड टर्मिनल ओपन कर लेना, ठीक हो गया। यहाँ पे आके आपके पास टर्मिनल होगा, न्यू टर्मिनल। तो इस टाइम पे मैं इस फोल्डर में हूँ ऐप्स वाले में, यहाँ पे कमांड जो है वो ये यहाँ पे दी हुई है आपकी, npm स्पेस क्रिएट वीट एट लेटेस्ट आगे ऐप का नाम, ठीक है। तो npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट और माई, या मैं इसका नाम दे रहा हूँ फर्स्ट ऐप, ठीक है। ये मेन फोल्डर है ऐप्स का, इसके अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा, एंटर करते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास अगर इस तरह नहीं चल रहा ना ये, तो यहाँ से ना आपने इसका पावर शेल से आपने चेंज करके ना इसको कमांड प्रॉम्प्ट, ये वाला टर्मिनल ओपन कर लेना है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट वाला, इस एरो को डाउन करोगे यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट वाला, वही कमांड चलाते हैं npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट और फर्स्ट ऐप। स्पेस नहीं देना नाम के अंदर, कैपिटलाइज नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है, अंडरस्कोर लगा सकते हो या डैश। तो npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट, एंटर। तो npm इज नॉट फाउंड, वाई। इस तरीके से ये कमांड चलना शुरू हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी इसको इग्नोर करो, आप इसका टर्मिनल यहाँ से चेंज कर लेना। एक दफ़ा अगर ये ऑन है ना, नोड इंस्टॉल किया, तो इस VS कोड को बंद करके दोबारा चला लेना और CMD पे जाओगे आपका चल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपसे पूछ रहा है हाँ जी आप बनाना चाह रहे हो, मैंने कहा यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है कौन सा बनाना, वीट। बेसिकली इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा वीट क्या चीज़ है। यहाँ से पूछ रहा है आप कौन सी ऐप बनानी है, मैंने रिएक्ट की ऐप बनानी है, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है कि आपसे वेरिएंट कौन सा होगा, रिएक्ट आप प्योर बनाना चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट के साथ या टाइपस्क्रिप्ट के साथ। तो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, हम यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नीचे वाला भी नहीं करना, SMC वाला भी नहीं करना, जस्ट ये वाला, एंटर करेंगे। तो वर्जन की अपडेट मांग रहा है, लेकिन आपकी ऐप बन गई है, बाद में देखेंगे। ये कह रहा है कि आपका npm जो है ना ओल्ड है इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास जो नोड जो है ना अभी मैंने 22 कर लिया, तो इससे पहले कुछ और वर्जन इंस्टॉल होगा। तो आपके पास ये ऐप बन गई है, लेकिन यहाँ पे अभी ये कंप्लीट नहीं है, जस्ट इसका ना आप कह लो स्केलेटन बना है, स्केलेटन ढांचा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है अभी। तो आपके पास आपने क्या करना है CLS, ठीक है। यहाँ पे आपने CD करके फर्स्ट ऐप में चले जाना है। अब यहाँ पे मैं मेन फोल्डर में था ऐप्स वाले, ठीक है। CD का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी। तो मैं वो जो मैंने ये ऐप बनाई है फर्स्ट ऐप, अब मैं इसके अंदर आ गया यहाँ पे, और ये इस नाम में सेम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इस फोल्डर में बैठा हुआ हूँ फर्स्ट ऐप वाले में। यहाँ पे आके आपने कमांड चलानी है npm i या npm install, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, अगर नेट आपका फास्ट है, सही है, तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे ज़रा टाइम ले लेता है। यहाँ पे आपकी ये ऐप जो है ना इंस्टॉल
शुरू हो जाएगी। अभी जो इसने ये बनाई थी ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाया था, खाली स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अभी एक दो फोल्डर और फाइलें अभी और आएंगी, ये जो अभी इंस्टॉलेशन कर रहा है। यहाँ पे देखो तो सेम उसी तरह आपने वर्जन चेक कर लेना है, npm का वर्जन चेक कर लेना है। उसके बाद क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट, आपने npm क्रिएट वीट लेटेस्ट माई ऐप, जो भी आपने नाम रखना है। उसके बाद cd माई ऐप npm इंस्टॉल। तो आपकी इंस्टॉलेशन इंस्टॉल कंप्लीट होगी तो उसके बाद कमांड चलानी है npm run dev, तब आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी और बन जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो सर मैं आपको यहाँ पे इसका फोल्डर का स्ट्रक्चर ये हो गई है, ठीक है, इंस्टॉल हो गई। इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या कमांड थी, cd करके माई ऐप वाले फोल्डर में चले गए, npm इंस्टॉल कर लिया हमने। चलाने के लिए है npm run dev, npm run dev एंटर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाए, ये आ जाएगा कमांड्स, यानी ये ओपन हो गई। और यहाँ पे इस URL पे आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन चल रही है। आप इस URL को कॉपी कर लो, या आप थोड़ा सा माउस लेके जाओगे तो फॉलो लिंक का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन बन चुकी है सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखो एक बटन लगा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये कुछ आपको दिखा रहा है कि देखो पेज रीलोड नहीं हुआ, डाटा चेंज होता जा रहा है आपका। अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चीज़ है, ये सारा हम कल लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर और ये सब कुछ। सिर्फ मैं यहाँ पे ये चीज़ चेंज करके दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे होती है, कैसे चेंज करनी है। src में जाओगे, app.jsx, ये मेन फाइल होगी आपकी, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, और इन सारे कंपोनेंट का मेन कंपोनेंट आपका ये फाइल होगी, ठीक है। ये आपका मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपकी ऐप चल के सारी कंट्रोल हो रही होगी। इस app.js src app.js में आओगे तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ वीट प्लस रिएक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन, सेव करते हैं तो ये खुद ब खुद यहाँ से रीलोड हो जाएगी, आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। बाकी आप इसको खुद एक्सप्लोर करके देखना, HTML की तरह है लेकिन ये HTML नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन बन गई है और आपने कोशिश करनी है इसको यहाँ तक। बाकी इसका जो डिटेल इंट्रोडक्शन है कि ये सारी फाइलें क्या है, क्या कर रही हैं, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। आज इसकी जस्ट इंस्टॉलेशन, नोड इंस्टॉल कर लेना है। नोड इंस्टॉल करके रिएक्ट की एप्लीकेशन फर्स्ट बना के और चला देनी है आपको। आज के लिए ये बहुत है।